आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत जिसका मैं तारुफ क्या कराऊँ, जिसे सारी दुनिया इस वक्त जानती है, मोहताज तारुफ नहीं, लेकिन फिर भी हमारे नए नाजरीन के लिए कि आरफा खानम शेरवानी द वायर की सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं मुनसिफ टीवी से ख़ास बातचीत के लिए। आरफा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी में। मुल्क के हालात पर अभी आपने अपने इस लेक्चर में, प्रोग्राम में, यहाँ पर मंथन में बहुत कुछ कहा है, लोगों के सवालों के जवाब भी दिए आपने। मुनसिफ टीवी के नाजरीन को ये बताइए कि इस वक्त देश के जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है वोट शोर वाला इशू, इस वक्त बहुत ज़्यादा इशू में है, क्योंकि हमारे पास देश में हर साल कहीं ना कहीं रियासतों में चुनाव होते हैं और हर 5 साल में तो एक बड़ा चुनाव जो कि अब एक बड़ी अहमियत रखता है। वो इस मुद्दे पर क्या कहेंगी? क्या लोगों में वो अवेयरनेस आ रही है अपने वोट, अपने हक को लेकर के? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा इतना बुनियादी मुद्दा है कि ये हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी जमहूरियत है, उसकी बुनियाद को हिला रहा है कि हमारा वोट सुरक्षित है, महफूज है या नहीं। अगर यही हमारा यकीन चला गया तो फिर इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में कुछ बचेगा नहीं। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हिंदुस्तान में जो गरीब आदमी है उसको सिर्फ 2 चीज़ें मिली हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो वोट देने का अधिकार और दूसरा है बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी पहले से ही ख़तरे में है। पहले से ही बोलने की, यानी बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन बोलने के बाद कितनी आज़ादी है इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बोल सकते हैं अभी भी हिंदुस्तान में, लेकिन बोलने के बाद आप आज़ाद रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी अब बड़ी बात आ गई, यह है वोट। हमारा क्या वोट महफूज है? क्या वोट वहाँ जा रहा है जहाँ हम इसे भेजना चाह रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो यही है कि राहुल गांधी और जो इंडिया ब्लॉक ने ये पूरा मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है इससे एक तरह की अवेयरनेस तो आई है, लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है, लेकिन इसको और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है 2 वजहों से। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने एक हंगामा खड़ा किया और आप जो है मुशायरा लूट के चले गए कि चलिए बहुत अच्छी बात है, कवरेज हो रहा है और 4 वीडियोज़ बन गए। सिर्फ ये मकसद नहीं, मकसद ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन में जितने ऑफिसर्स हैं और इवन द रूलिंग पार्टी, जिसको राहुल गांधी ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ मिलकर ये आपका वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब सतर्क हो जाएं, ये सब अलर्ट हो जाएं कि जनता देख रही है। राहुल गांधी देख रहे हैं नहीं, प्रियंका गांधी देख रही है नहीं, तेजस्वी यादव देख रहे हैं नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अगर इन लोगों को यह एहसास हो जाए कि जनता देख रही है तो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। अरफा जी, एक चीज़ और है, बिहार में चुनाव है और बिहार से ये इशू बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है। और दूसरी बात, हमने देखा कि नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार में पिछले 1 महीने में नीतीश सरकार ने जितनी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया है बिहार में आवाम के लिए, या आवाम के लिए जो स्कीम्स का ऐलान किया गया है, क्या ये वोट चोरी के मुद्दे की वजह इसको आप मानती हैं, या फिर बिहार में काम हुआ नहीं हुआ जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है नीतीश कुमार को 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद? क्या, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ रिश्वत है ये। इस वोट चोरी के बदले बाकायदा लोगों को कहना कि 6,000 या कितना 10,000 हम देंगे, औरतों को खास कर देने की बात हुई है। इत्तेफाक से जब ये अनाउंसमेंट हुआ उस दिन मैं बिहार में ही थी और मैं देख रही थी कि उसका ग्राउंड पे फ़र्क पड़ रहा है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो फिक्रमंद हैं कि हमारा वोट चोरी हो रहा है, लेकिन वो गरीब आदमी जिसके पास एक ही चीज़ थी वोट, अगर वो भी आपसे छीन रहे हैं और कह रहे हैं ये लीजिए 10,000 रुपये की रिश्वत, वोट चोरी के बारे में भूल जाइए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही नहीं कह रही हूँ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है ही कि नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है, या और भी ऐलान हो सकते हैं। सीधे तौर पर ये हमारे जो हमारा वोटर है उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसको इस फिक्र से आज़ाद करने के लिए कि आपका वोट हो सकता है जा रहा हो लेकिन 10,000 तो आ रहे हैं। जी, पिछली इलेक्शंस में हमने देखा, चाहे वो यूपी का हो, हरियाणा का हो या झारखंड का, तो उस वक्त रेवड़ियाँ बांटने का इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगा गया था। फिर ये रेवड़ियाँ यहाँ बट रही हैं, तो इसको कैसे आप अच्छा सवाल है ये कि रेवड़ी, मुझे लगता है जब ऑपोजिशन बांटता है तो वो कड़वी हो जाती है, जब मोदी जी बांटते हैं तो बड़ी मीठी मीठी होती है। और ये रेवड़ी भी उन्हीं को बांटते हैं, ये जैसे कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, तो वही अंधे तो नहीं है लेकिन अपने उन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं कि किन लोगों को देना चाहते हैं। तो सीधे तौर पे देखिए कि यही वही पॉलिटिकल पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी की जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स थी, चाहे वो मनरेगा था या राइट टू फूड था या राइट टू एजुकेशन था या राइट टू इंफॉर्मेशन था। ऐसा भी दौर था हमारे मुल्क में जब 10 साल तक हमारे हुकूक की बुनियाद पर एक गवर्नमेंट को वोट हम देते थे, वो गवर्नमेंट चलती थी। और अब हमारे मोदी जी खुद कहते हैं कि आपके अधिकार तो हैं लेकिन आपका धर्म क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। यानी सीधे तौर पर जो आरएसएस का, अगर आप उनकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं कि वो इस देश को और हमारे जो संविधान है उसको एक राइट्स बेस्ड नहीं,
एक ड्यूटीज बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, यानी कि लोग ये भूल जाएं कि उनके हुकूक क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, और सिर्फ ये याद रखें कि उनको करना क्या है। यानी आपके लिए ये इनका नारा भी है कि आप के लिए देश करेगा, ये मत पूछिए क्या करेगा, ये पूछिए आप देश के लिए क्या करेंगे। तो एक जो राइट्स बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उलट के सर के बल करके ये से ड्यूटीज बेस्ड बनाना चाहते हैं, ताकि सरकारों के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर जितनी जिम्मेदारी है उससे वो सुबकदोश हो सकें। एक और एक चीज़, उत्तर प्रदेश के हालिया हालात आपके सामने हैं और भारत का जो मज़हब है वो जमहूरियत और आइन है, तो ऐसे में क्या भारत को एक मज़हब देने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है? आई लव यू मोहम्मद पर जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, यहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर को आज़ादी है पूरी, और अपने गुरु है, पैगंबर हैं, सब मान सकते हैं। तो क्या इस तरह की पाबंदियाँ, इस तरह की चीज़ें मुसल्लत करना ये दर्शाता है कि क्या हम भारत को कोई एक पर्टिकुलर मज़हब देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, एक मजहबी पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पहेली है, कोई छिपी हुई बात है, मैं यहाँ कोई राज अफशा कर दूंगी। ये तो उनका एजेंडा है, वो तो ये कहना चाहते हैं, वो कहते रहते हैं, हर महफिल में कहते हैं, हर स्पीच में इस बात को कहते हैं। तो यहाँ भी हम वही बात कह रहे हैं कि वाकई एक मज़हब की पहचान देना चाहते हैं। लेकिन मैं जहाँ अभी जो कहना जा रही हूँ, आपकी ख़ासकर जो मुस्लिम नाजरीन हैं हो सकता है इस बात को पसंद ना करें, लेकिन मैं तो कभी भी मकबूलियत के लिए तो मैंने कोई काम किया ही नहीं आज तक, तो इसलिए मैं ये भी अब कहने जा रही हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि जो लोग आई लव मोहम्मद का भी जो पोस्टर्स लगा रहे हैं या उनके झंडे फहरा रहे हैं, मुझे लगता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं, तो उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आइए, उसकी नुमाइश मत कीजिए। उसके लिए आपको जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जब आपको पता है कि जो हालात हैं आपके लिए वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो बहुत हॉस्टाइल हैं, तो आप आ बैल मुझे मार वाले काम क्यों कर रहे हैं? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपके नाज़रीन से जो सुन रहे हैं कि आप अच्छे मुसलमान हैं, तो एक अच्छे मुसलमान का किरदार अदा कीजिए। घर के अंदर जो हमारे रसूल हैं, जो पैगंबर हैं, उनकी क्या तालीम क्या थी, उनकी उन तालीमात को उठाइए, उन्हें पढ़िए, अपनी ज़िंदगी में उनको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि पोस्टर लगाइए, झंडे लगाइए या स्टेटस लगाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका हक़ नहीं है लगाने का, लेकिन मज़हब को एक नुमाइश ना बनाकर अपने अंदर उससे पैवस्त करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का और जमहूरियत का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, तो किस तरह की तैयारी अपोजिशन पार्टियों की और मुसलमानों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर जमहूरियत को मानने वाले लोगों की, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों? देखिए, जब आप किसी मुल्क में माइनॉरिटी होते हैं तो आपकी एक न्यूमेरिकल जो इन्फीरियरिटी होती है, यानी आप जो हैं वो जो तादाद है उसकी बुनियाद पर आप कभी भी पॉलिटिकली चैलेंज नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ये बात मुसलमानों को समझनी है कि वो सोशल और पॉलिटिकल अलायंस में ही पार्टियों के साथ या लोगों के साथ रह सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मुल्क में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आगे ना बढ़ता हो, जिसने गांधी, नेहरू इस मुल्क के जमहूरियत, इस मुल्क के निज़ाम इंतज़ाम पे यकीन न किया हो। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी मुसलमान है जो फर्स्ट क्लास सिटीज़न है, और उससे बड़ा जो देशभक्त है, उससे बड़ा जो मुल्क से मोहब्बत करने वाला है, वो आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। तो मैं ये जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की या जमहूरियत को बचाने की एक अक़लियत पर नहीं दे रही हूँ, वो तो पहले से ही कर रहा है। ये जिम्मेदारी है उन लोगों की जिनके नाम पर इस मुल्क को चलाया जा रहा है, उनको ये कहने की ज़रूरत है कि नॉट इन माई नेम। एक चीज़ और है कि हमारे मुल्क में अगर हम बात करें एजुकेशन पॉलिसी की, इसको लेकर बहुत सी चीज़ें कही गई कि एक नया निज़ाम आएगा तो लोगों में एक बड़ा बदलाव आएगा और नई नस्ल को एक नई राह मिलेगी। कि एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देखती हैं? देखिए, एजुकेशन में तो सबसे ज़्यादा जो एजेंडा है इनका वो यही है कि अब हमारी किताबें जो हैं उनको बदला जाए, हमारी तारीख़ को बदला जाए, हमें जो है वो एक ऐसे लोगों में बदल दिया जाए। ख़ासकर मुझे इस बात से तकलीफ़ भी बहुत होती है कि आजकल लोगों ने पढ़ना भी बंद कर दिया है तकरीबन, और वो रील्स स्क्रॉल करके समझते हैं कि उन्होंने अपना हक़ अदा कर दिया। और यही बात मैं आई लव मोहम्मद वालों से भी कहना चाहती हूँ कि वो भी सब कुछ ये जो हो रहा है ये इंटरनेट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ये सब कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने को
ज़रूरत यह है कि आप कम से कम जो है वो 3 पन्ने ज़रूर पढ़ें किसी किताब के, या व्हाट्सएप पढ़ के लोग समझते हैं कि हमने जो है अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, और सोशल मीडिया की जो रील्स हैं, तो ये सब कुछ करने की एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश हो रही है जिसको पढ़ने लिखने का शौक़ ना हो, जो ठहर के सोचता ना हो, जो सोच के समझता ना हो। समझेगा नहीं तो वो दूसरे इंसान को इंसान की तरह कैसे समझेगा। हम एक बहुत ही पागल भीड़ के तौर पे हमें तब्दील करने की कोशिश हो रही है। एक चीज़ और है कि भारत में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, तो जीएसटी उत्सव को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देते हुए ये बात करूँगा, क्योंकि जीएसटी 28 से 18 पर लाने से पहले कुछ चीज़ों के रेट्स बढ़ा दिए गए, फिर उसके बाद उसका जीएसटी कम किया गया, तब भी उसमें वो चीज़ जो है ऐड हो जा रही है। तो जीएसटी उत्सव, पहले जीएसटी लगाया क्यों, कम क्यों किया गया, इस पर भी सवाल हो रहे हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि पहले हमें इस बात की इजाज़त मिले कि हम जीएसटी मातम मना सकें। तो पहले अगर हमने मातम मना लिया जब से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो फिर हम उत्सव भी मनाएंगे। पहले हमें इजाज़त ये मिले कि पहले हम मातम मनाएंगे। और एक चीज़ है कि टैरिफ का जो इशू रहा है भारत सरकार का, इस वक्त हमारी खारिजा पॉलिसी कहाँ पर है? क्या हम धीरे धीरे आइसोलेट हो रहे हैं, या फिर हम एक नया ग्रुप में शामिल होने जा रहे हैं एक तरह से? दोनों चीज़ें हो रही हैं। नया ग्रुप तो मुझे पता नहीं बन रहा है या नहीं, लेकिन जो ग्लोबल साउथ जिसे हम कहते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत को उस तरफ देखने की ज़रूरत है कि हमें ग्लोबल साउथ से नज़दीक जाने की ज़रूरत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स जितनी तेज़ी से बदल रही है, मुझे लगता है कि हम समझने में देर कर रहे हैं, और हमें इस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करना चाहिए। हमारी जो इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो डिप्लोमेट्स हैं, वो दुनिया के बहुत तजुर्बेकार डिप्लोमेट्स में से एक आते हैं, और अक्सर ये माना जाता रहा कि हमारी गवर्नमेंट्स बदलती हैं लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलती है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि तजुर्बेकार लोग हैं, उनकी नज़र तेज़ है, और इस बात को अच्छे तरीके से वो समझते हैं कि कितनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। मुझे लगता है सही वक्त आ गया है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो ज़रूरी बदलाव हैं वो करने चाहिए। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, हालिया हमने श्रीलंका देखा, बांग्लादेश देखा, नेपाल देखा, तो क्या सोशल लोगों में एक तरह की अवेयरनेस आ रही है और इसके इम्कानात, लोग कह रहे हैं कि क्या भारत में ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन लोगों को क्या है, अपने हुकूक जानने चाहिए, अपनी एक तरह से अपने हुदूद जानने चाहिए, और भारत इस वक्त उस लेवल पे कहाँ जा रहा है? और कश्मीर में 370 के इख्तिताम के बाद यूटी सरकार बनती है, लेकिन वहाँ पर स्टेटहुड को लेकर अभी कोई मुद्दा नहीं है, तो क्या जमहूरियत पर भी सवाल उठ रहा है? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि ये गांधी का देश है और ये नॉन वायलेंस का देश है। हमारे देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए, शाहीन बाग का मूवमेंट हुआ, किसानों का मूवमेंट हुआ। अक्सर हम देखते हैं मज़दूर भी हमारे मूवमेंट करते हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स वाले ये स्टूडेंट्स हैं, ये भी अक्सर करते हैं। इससे पहले अग्निवीर को लेकर हुआ। लेकिन इस मुल्क में वायलेंस बहुत मुश्किल से, हमारी जो रगें हैं और हमारे जो जहन है उनमें नॉन वायलेंस बसा हुआ है। तो इसीलिए जो भी कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट हो वो नॉन वायलेंट ही होना चाहिए। वायलेंस से हमारा भी नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा, और पब्लिक प्रॉपर्टी उसको आप नुकसान पहुंचाएंगे, और वो किसकी है? वो हमारी है। तो हमें पूरा हक है कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, हम उन्हें उठाएं, लेकिन अपनी हदों को पहचानते हुए और जितना मुमकिन हो नॉन वायलेंट रहते हुए। शुक्रिया। नहीं, देखिए, वादा तो ये किया गया था कि मुझे लगता है हो सकता है कि ये वादा निभाया भी जाए कि 370 तो विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन कम से कम स्टेटहुड बरकरार रखा जाए। वरना जो अभी जब मौजूदा सरकार है उसके क्या मायने हैं जब उसके पास कोई पावर्स ही नहीं है, उसके पास अपनी पुलिस नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वो वक्त है कि जितनी भी बेदर्दी के साथ जो कुछ किया गया कश्मीर में, कम से कम जो उस वक्त वादा किया गया उसको निभाने का वक्त है। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।